अब आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना खतरात पर माहिरीन की टीम बनाने की हुकूमती दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए पेशरफ्त रिपोर्ट्स मांग ली। ये भी वाज़ेह कर दिया कि पंजाब और इस्लामाबाद में मॉल्स हुकूमतों ने खोले। अदालत ने हुक्म तो सिर्फ सिंध की हद तक दिया था। इस्लामाबाद से जुल्फिकार इकबाल की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना आज खुद नोटिस की समाअत। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के दबंग रिमार्क्स। कहा हफ्ता इतवार को बाजार खोलने का हुक्म सिर्फ ईद तक के लिए दिया है। सारे काम हमारी वजह से नहीं खुल रहे। इंस्पेक्टर पैसे लेकर इजाजत दे रहे हैं। सिंध में सरकारी दफातर खोलकर निजी इदारे बंद कर रहे हैं। सिंध हुकूमत के फैसलों में बड़ा तजाद है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हमारी पूरे पाकिस्तान पर नजर है। आंख, कान और मुंह बंद नहीं कर सकते। चीन में सारा सामान एक ही कंपनी से खरीदा जा रहा है, हालांकि तमाम तिब्बी आलात पाकिस्तान में ही तैयार हो सकते हैं। महदूद कौमी वसाइल पूरे मुल्क के लिए हैं, 2% मखसूस तबके के लिए नहीं। हमारी मईशत का मवाजना अफगानिस्तान, यमन और सोमालिया से किया जाता है। सब लोग सिर्फ पैसे से खेल रहे हैं, किसी को इंसानों की फिक्र नहीं। अदालत को कोरोना से निमटने से मुताल्लिक अखराजात पर नहीं, खिदमात के मयार पर तशवीश है। हुकूमत की सारी तवज्जो शहरों पर है, देहात में कोई नहीं जा रहा, जहां लोग दम दरूद कराने पर मजबूर हैं। जस्टिस सरदार तारिक ने रिमार्क्स में कहा, मॉल्स महदूद जगह पर होते हैं जहां एहतियात मुमकिन है। सिंध के साथ इम्तियाजी सलूक ना हो, इसलिए वहां मॉल्स खोलने का हुक्म दिया था। हुकूमती इक़दामात का इल्ज़ाम अदालत पर आयद न किया जाए। वज़ीर आज़म की हिदायत पर डॉक्टर जफर मिर्जा के माली इख्तियारात खत्म। माली मामलात से मुतालिक समरियाँ बराह रास्त वज़ीर आज़म को भिजवाई जाएँ। वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट ने कौमी वज़ीर बराए सेहत को हिदायत जारी कर दी। वज़ीर आज़म ने भारत से अद्वियात बरामद करने के मामले का नोटिस लिया, जिसके बाद जफर मिर्जा के माली मामलात के इख्तियारात खत्म करने की हिदायत की। जफर मिर्जा माली और इंतजामी समरियों की मंजूरी के बगैर अहकामात जारी करते रहे। चीनी बहरान पर कमीशन की रिपोर्ट ईद से पहले आएगी। विफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज को 90% यकीन है। कहते हैं शहबाज शरीफ ने मुल्क को मुश्किल हालात में ला खड़ा किया, अब उन्हें जाने नहीं दिया जाएगा। ये जो क्राइसिस है दवाइयों वाला और शुगर के केस में, और फिर साथ ही में शहबाज शरीफ का नकदजनी करके इस मुल्क को इन मुश्किल हालात में से दो चार करके, अगर वो ये समझते हैं कि उनकी ज़िंदगी और आम आदमी की ज़िंदगी में बहुत फ़र्क है कि वो अपना इक़्तिदार में रहें, और जब इक़्तिदार में नहीं हो तो वो फिर जाके दूसरे ममालिक में अपने इंजॉय करें, तो ये नहीं चाहते। और इन्होंने हमेशा जो है तो ये इंसाफ का मुँह चढ़ाया है, और इस दफ़ा हम नहीं इनको जाने देंगे। जुर्म तो अगर एक पैसे का भी हो और एक खरब का भी हो, दोनों जुर्म है। शुगर की रिपोर्ट इंशाल्लाह, बड़ी स्पेकुलेशंस होती थी, पहले भी हुई कि जी कमेटी नहीं बनेगी, और जी कमेटी नहीं बनेगी, फिर कमेटी बन गई, और जी फिर रिपोर्ट शाया नहीं होगी, रिपोर्ट शाया हो गई। अब मैं आपको अश्योर करता हूँ कि आप अगली दफ़ा जब इधर बैठे होंगे ना, तो आपके हाथ में जो है ना वो उसके फैसले, उस रिपोर्ट वो आपके हाथ में होगी, और आप इधर हमें दाद दे रहे होंगे। 90% मुझे यकीन है कि ये ईद से पहले ये आपको आ जाएगी। तो अगर हम ये नहीं करेंगे तो इसका मतलब है कि वी आर नो डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। मरियम औरंगजेब का वज़ीर इत्तलात शिबली फराज के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, शिबली साहब शहबाज शरीफ के बजाय अवाम के सब्र के इम्तिहान की फिक्र करें। इमरान खान की करप्शन, आटा चीनी चोरी और नाअहली पर अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। 18 माह में मईशत की बर्बादी ने कारोबारी और ताजिर बिरादरी का सब्र खत्म कर दिया। कोरोना में हिफाजती लिबास, इमदाद ना मिलने पर डॉक्टर्स और तिब्बी अमले का सब्र खत्म हो चुका है। इमरान खान और उनके तर्जुमानों का झूठ सुन सुनकर अवाम का सब्र जवाब दे चुका है। रोटी, रोजगार और कारोबार की बंदिश से अवाम के सब्र की हद हो गई है। 2 साल तक नैब न्याजी गठजोड़ के बावजूद शहबाज शरीफ के खिलाफ एक धेले की करप्शन नहीं मिली। इस नाकामी पर इमरान साहब सब्र करें। वज़ीर रेलवे शेख रशीद की नैब के हवाले से पेशगोई। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ईद के बाद हुकूमत और अपोजिशन दोनों अतराफ से झाड़ू फिरेगा। इमरान खान को इस वक्त कोई चैलेंज दरपेश नहीं, वो अपना वक्त पूरा करेंगे। 31 जुलाई तक जो नैब है झाड़ू फिरेगा, दोनों तरफ फिरेगा।
ایک طرف نہیں ہوئے حکم سے عمران خان کو کوئی چیلنج نہیں ہے، نہ پیپلز پارٹی کی طرف سے نہ نون کی طرف سے، اور اللہ کو منظور ہوا تو عمران خان ٹائم پورا کرے۔ پنجاب حکومت کو عمران خان کی مکمل سپورٹ حاصل ہے، اور جب تک بزدار کو عمران خان کی سپورٹ حاصل ہے بزدار کو کوئی خطرہ نہیں۔ شہباز صاحب نے بڑی دھواں گفتگو فرمائی ہے۔ بھائی نہیں جا رہے تو اچھی بات ہے، ویسے بھی تمہیں کوئی باہر جانے نہیں دے گا۔ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان نے اپوزیشن لیڈر کو ٹی ٹی ماسٹر قرار دے دیا۔ کہا شہباز شریف کی انتخابات کی خواہش کوٹ لکھپت جیل یا نیب دفتر میں ہی پوری ہوگی۔ آل شریف نے کرپشن کو جتنا استعمال کیا اتنا تو نیوٹن اور ایڈیسن نے سائنس کو استعمال نہیں کیا۔ وہ لاہور میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ پاکستان کی سیاست کے اندر کرپشن کی تعلیم و تربیت دینے کے لیے یہ ٹی ٹی ماسٹر ہے۔ یہ شہباز شریف صاحب، یہ نواز شریف صاحب، یہ آصف زرداری صاحب، یہ بلاول زرداری صاحب، یہ ٹی ٹی ماسٹر ہیں۔ پاکستان کی عدالتوں اور پاکستان کے سیکورٹی اداروں کے خلاف وزیر اعظم ہاؤس کے اندر بیگم صفدر اعوان کی قیادت میں میڈیا سیل بنا کے سارا دن کلبھوشن سنگھ یادیو اور نریندر مودی کے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے سارا دن ریاستی اداروں کے خلاف اہانت اور غلیظ جنگ لڑی جاتی تھی۔ اس ملک کے موجودہ مسائل کا حل نئے انتخابات ہیں۔ میں صاحب بہادر کی اس چنی منی سی خواہش سننے کے بعد میرا بے ساختہ جی چاہا کہ ماں صدقے جائے اور پیواری جائے ان کے اوپر۔ کوٹ لکھپت جیل یا ڈیالہ جیل یا نیب کی حوالات پہ کوئی الیکشن ہو تو شاید آپ کی یہ خواہش پوری ہوگی نئے انتخابات کی، ورنہ جو انتخابات ہیں وہ نومبر دسمبر 2023 میں ہی ہوں گے۔ شہباز شریف صاحب، آپ تو اپنے آپ کو خادم اعلیٰ کہتے تھے، لیکن کرونا وائرس نے آپ کو بزدل اعلیٰ ثابت کیا ہے۔ وفاقی وزیر فخر امام نے نواز شریف اور مریم نواز کی خاموشی کو سیاسی حکمت عملی قرار دے دیا۔ کہتے ہیں پہلے بھی وہ بیرون ملک رہنے کے بعد ابھر کر سامنے آئے تھے، فیصلہ پھر کارکردگی پر ہوگا۔ فی الحال حکومت کو کوئی خطرہ نہیں، لیکن 6 ماہ یا 1 سال میں سیاسی سمت کا تعین ہوگا۔ فخر امام سما کے نمائندے خصوصی نعیم اشرف بٹ کو انٹرویو دے رہے تھے۔ آج بھی ان کے یقیناً وہ ان کی فیملی اب وہ خود لانگ ٹرم تو سیاست میں رہنے کی کوشش کرتے کیا ہوں گے، میرا خیال میں رہیں گے، کیونکہ ان کے ساتھ ایک پوری پارٹی ہے۔ یہ ایک ان کی ٹیکٹیکل مووز ہیں جو آج کل چل رہی ہیں، کس حد تک کہاں سے وہ اس چیز کو آگے لے کر جائیں، یہ تو اب ان کی پارٹی کا فیصلہ ہے نا جی۔ ہر سیاسی لیڈر اپنے فیصلے اپنے حالات دیکھ کر کرتے ہیں، جو ٹیکٹیکل ہوتے ہیں اور جو اسٹریٹجک ان کا آبجیکٹو ہوتا ہے۔ شاید آج ہمیں اس میں بہتری نظر آتی ہو کہ ہم 99 سے تو 2007 میں بھی تو وہ سین سے آف ہو گئے تھے، وہ بھی ایک اپنا ٹیکٹیکل تھا، پھر وہ ابھر کے آگے آج وہ پھر پیچھے چلے گئے، ویٹ اینڈ سی والی گیم کھیل رہے ہیں۔ سب سے بڑا اس وقت چیلنج اکانومی کا، عام آدمی کو کیا مل رہا ہے، جو حالات جا رہے ہیں اس میں مجھے تو خطرہ نہیں نظر آ رہا فی الحال۔ ایونٹس جو ہوتے ہیں نا وہ پھر سچویشنز نہیں ڈیولپ کرتے ہیں۔ ایونٹس کیا ہوں گے پاکستان کے لیے آئندہ 6 ماہ میں، سال میں، 2 سال میں، اس سے ڈٹرمن ہوگا کہ پاکستان کا سیاسی جو ڈائریکشن ہے وہ کس طرح ہے۔ اور پی پی رہنما قمر زمان قائرہ کا کہنا ہے کہ کرونا کی وبا تیزی سے پھیل رہی ہے اور ہم لاک ڈاؤن کھول رہے ہیں۔ سپریم کورٹ میں بھی پنجاب حکومت کی پالیسی پر آواز اٹھ رہی ہے۔ این ایف سی اور 18ویں ترمیم سے وفاق مضبوط ہوا ہے۔ وہ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ کورونا کی وبا بڑی تیزی سے پھیلتی جا رہی ہے اور جب پھیل رہی ہے تو ہم نے لاک ڈاؤن کھولنے کے فیصلے کیے ہیں۔ سی ایم بلوچستان کہہ رہے کہ ٹرینیں کھل رہی ہیں، ٹرانسپورٹ کھل رہی ہے، لیکن لوگ اس پہ سفر نہ کریں۔ ان کی سندھ کی جماعت جو ہے وہ فیڈرل حکومت کے شیر بات سے بار بار اس طرح کے مطالبے کرتی ہے، کبھی سندھ کے اندر گورنر راج لگائیں، کبھی آرٹیکل 234 کا نفاذ کریں۔ ہم بار بار ان کو وارننگ دے رہے ہیں۔ این ایف سی کو ریوائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فیڈرل شیئر کو اور کم کریں۔ این ایف سی کے اندر باقاعدہ یہ آئینی شک ہے، جو ملک کا وزیر خزانہ ہوگا وہ اس کو ہیڈ کرے گا، مشیر خزانہ اس کو ہیڈ نہیں کر سکتا۔ کورونا سے پہلے یہ 3 دفعہ اپنا ٹارگٹ ریویو کر چکے ہیں، ریوائز کر چکے ہیں۔ ان کا اگر ریونیو گرا ہے تو کورونا سے پہلے گرا ہے، بے روزگاری بڑھی ہے کرونا سے پہلے بڑھی ہے، بجٹ ڈیفیسٹ بڑھا ہے کرونا سے پہلے بڑھا، اور ان کو ہر وقت ہر چیز کے فیصلے کے لیے کہیں سے اشارے کا انتظار ہوتا ہے۔ خان صاحب سے ہماری گزارش یہ ہے، اس حکومت سے ہماری گزارش یہ ہے کہ اپنے وعدے پورے کریں نا۔ ریمنڈ ڈیوس کا کیس اتنا جذبات کا کیس ہے، آج شاہ محمود پھر وہی کھیل کھیلنا چاہتے ہیں، پھر وہی اپنی اننگ میں جانا چاہتے ہیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب اپنی ڈگڈگی بجا رہے ہیں، ریمنڈ ڈیوس وہ ایک مذہبی سینٹیمنٹ کو استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ تو شاید والدین اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیجیں گے، جو حالات ہیں، تو یہ بڑا مشکل فیصلہ ہوگا ہمارے لیے۔
हम देख रहे हैं, अल्लाह करे हालात बहुत इस काबिल हो जाएं कि हम स्कूल खोलने की पोजीशन में आ जाएं। सईद गनी का कहना था कि ऐप को इस्तेमाल करते हुए केजी से 5वीं जमात के बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस दी जाएंगी, जबकि केबल टीवी के जरिए भी बच्चों को तालीम दी जा सकती है। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ संजय साधवानी, समा, कराची। अहम खबर आपको देंगे। सेंट्रल जेल कराची में कोरोना वायरस का फैलाव तेज हो गया है। 212 कैदियों और 8 एहलकारों में कोरोना मस्बत आ गया। मजीद जान लेते हैं समा के नुमाइंदे संजय साधवानी से। संजय, मजमूई तौर पर कितने टेस्ट हुए अब तक? देखिए, जेल में 370 कैदियों के टेस्ट हुए थे। इनमें कुछ जेल के एहलकारों के भी टेस्ट किए गए थे। 370 मजमूई तौर पर सेंट्रल जेल कराची में टेस्ट किए गए, जिनमें से 212 अफराद में कोरोना मुस्बत आया है। सेंट्रल जेल में आज मजीद 700 कैदियों के नमूने लिए गए हैं। तो कैदी जो जेल है वहाँ पर ये कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। जेल के 8 एहलकारों में भी कोरोना मुस्बत आया है। जो जिन कैदियों में कोरोना मुस्बत आया है इन्हें आइसोलेट कर दिया गया है, अलग अलग बैरक में मुंतकिल किया गया है। इसके साथ जेल एहलकारों को भी अलग अलग मुंतकिल किया है। मगर 370 जो टेस्ट के अब तक नतायज आए हैं जो लिए गए थे, उनमें से 212 अफराद में कोरोना मुस्बत आना खतरे की यकीन तौर पर खतरे की ये निशानी है। अपडेट्स के लिए बेहद शुक्रिया संजय। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि फजाइया हाउसिंग स्कीम के नाम पर अवाम से अरबों रुपए के फ्रॉड पर सिंध हाई कोर्ट ने गिरफ्तार मुलजमान की मशरूत जमानत मंजूर कर ली। हाउसिंग स्कीम में 5000 से जायद अफराद ने 18 अरब से जायद की रकम इन्वेस्ट की। मुलजमान को मुतासरीन की रकम 6 माह में वापस करने का हुक्म दे दिया। इरफान हक की रिपोर्ट देखिए। फजाइया हाउसिंग स्कीम में 18 अरब रुपए से जायद का फ्रॉड, 5000 से जायद अफराद की अरबों रुपए की रकम डूब गई। मुतासरीन ने अदालत का दरवाजा खटखटाया तो रकम दोबारा मिलने की उम्मीद रोशन होने लगी। सिंध हाई कोर्ट ने गिरफ्तार मुलजमान तनवीर अहमद और बिलाल तनवीर की मशरूत जमानत मंजूर करते हुए उन्हें 6 माह में मुतासरीन की रकम वापस करने का हुक्म दिया है। मुलजमान के वकील ने कहा कि मुतासरीन को 80% रकम वापस करना चाहते हैं। अदालत ने हुक्म दिया कि चेयरमैन नैब मुतासरीन की रकम वापसी के अमल की निगरानी करेंगे। 6 माह में मुतासरीन को रकम वापस न की गई तो नैब दोबारा इंक्वायरी शुरू कर सकता है। अदालती हुक्म पर दोनों मुलजमान का नाम भी ECL में शामिल किया जाएगा। नैब से क्लियरेंस सर्टिफिकेट के हुसूल तक नाम ECL में रखा जाएगा। इरफानुल हक, समा, कराची। पंजाब में दूसरे शहरों को जाने वाली ट्रांसपोर्ट दूसरा दिन है इसे खुले होने का, और ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल बदस्तूर जारी रखी हुई है। ट्रांसपोर्टर्स हुकूमती SOPs पर गाड़ियां चलाने पर राजी नहीं। ऐसे में टैक्सी वालों की चांदी हो गई। जहांगीर खान की रिपोर्ट देखिए। 2 माह की बंदिश के बाद ट्रांसपोर्ट खुली तो ट्रांसपोर्टर्स रूठ गए। लाहौर से दूसरे शहरों को जाने वाले मुसाफिर ख्वार होने लगे। ट्रांसपोर्टर्स को हुकूमत का ज़ाब्ता कार कबूल नहीं। कहते हैं किराए कम किए हैं, पूरे मुसाफिर भी ना बिठाएं तो इखराजात कैसे पूरे होंगे। तरीका कार की तब्दीली तक गाड़ियां नहीं चलाएंगे। हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के इख्तलाफात में मुसाफिर पिस कर रह गए हैं, जिन्हें ईद बुकिंग शुरू ना होने से आबाई इलाकों को रवानगी मुश्किल नजर आ रही है। 2 दिन हो गए इधर परेशानी की वजह से खड़े, ट्रांसफार्म चल नहीं रहे, बहुत परेशान है। कोई गाड़ी वाला मांग रहे 6000, कोई 7000, तब लग जाएंगे। प्राइवेट गाड़ी है, कोई गाड़ियों का इंतजाम करो हमारा, ताकि हम अपना शहर चले जाएं। सूरत हाल का सबसे ज्यादा फायदा वैगन और टैक्सी वाले उठा रहे हैं। परदेसी मुंह मांगे किरायों में भी सफर करने को तैयार हैं। कैमरामैन जिशान यूसुफ के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।